तो पिछले वीडियो में अपन ने देखा कि जो बोहर के मॉडल का जो बेस पॉस्टुलेट है ना, जो फंडामेंटल पॉइंट है वो क्या है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड हो जाता है। mvr वो h/2π के मल्टीपल्स में क्वांटाइज्ड है, ठीक है। और फिर अपन ने ये भी देखा कि ये रिलेशन हम वो डी ब्रॉय वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट यूज करके हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि इस रिलेशन को यूज करके हाइड्रोजन एटम के 3 वेरिएबल्स निकालते हैं, ठीक है। एक तो ऑर्बिट के रेडियस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखें अपन, अब है ना ये तीनों चीजें निकालेंगे। अच्छा, अब चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए इस तरफ, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या प्रोवाइड करता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं mv² बाय r जो है इसके ऑर्बिट का रेडियस है, ठीक। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, और वो कितना है 1/4πε0 e² बाय r²। इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है नेगेटिव, और हाइड्रोजन एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज है ना, +E, तो e² बाय r²। अच्छा, दो इक्वेशन हो गई अपने पास में, पहली इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, पहली वाली इक्वेशन से जो वेलोसिटी की जो टर्म है ना, कितनी हो जाएगी, v = nh/2π 1/mr, ठीक। तो ये रिलेशन जो है यहाँ पे डाल देते हैं, तो हमारे पास में रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, है ना। रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ε0 h²/πm e² इंटू n², ठीक। अच्छा, ये रेडियस जो है n की वैल्यूज पे वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम Rn बोल देते हैं, ठीक है। तो बोहर में जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, इस इक्वेशन से क्लियर है कि वो स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही रह सकते हैं, है ना। कोई भी ऑर्बिट हो वो नहीं ले सकते हैं। ये रिलेशन जो है वो ऑर्बिट्स पे रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, ठीक है। और ये रेस्ट्रिक्शन आ कहाँ से रहा है, ये अब अपन देख चुके हैं कि जो डी ब्रॉय वेवलेंथ जो है उनके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही हो सकता है, ठीक है, हर ऑर्बिट में हो नहीं सकता है। तो उससे जो है हमारे पास में ये रिलेशन आ गई। अच्छा, जो ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है ना, तो इसको यदि हम, इसमें सारे वैल्यूज आपको मालूम ही है भाई, ε0 की वैल्यू मालूम है, h प्लैंक्स कांस्टेंट, m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सारे वैल्यूज यदि आप डाल दें तो इसकी वैल्यू आ जाती है, इसको हम A0 बोल देते हैं। A0 बेसिकली क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का स्मॉलेस्ट ऑर्बिट, है ना। R की वैल्यू होगी, जब n की वैल्यू 1 होगी तो R की वैल्यू A0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। मतलब इसको यदि मीटर में लिखें तो 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो जो nth ऑर्बिट का रेडियस है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिख सकते हैं A0 n², ठीक है। तो जो सेकेंड ऑर्बिट होगा फर्स्ट ऑर्बिट से 4 टाइम्स ज़्यादा बड़ा होगा, फिर उसी तरह से थर्ड ऑर्बिट, है ना, फोर्थ ऑर्बिट। और इसका ऑब्वियसली इसका ये भी इम्प्लीकेशन है कि रेडियस जो है ऑर्बिट का वो n² के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली इससे फॉलो कर रहा है बेसिकली। अच्छा, इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 3 देखें, तो इक्वेशन 3 की जो r की जो वैल्यू है वो इसमें डाल देते हैं, तो अपने पास में वेलोसिटी की टर्म आ जाएगी, ठीक है। Rn की वैल्यू इसमें डाल दें, वेलोसिटी की टर्म आ जाएगी n के टर्म्स में। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, है ना, Vn कर देते हैं इसको। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में वो आ जाता है E²/2ε0h इंटू
1/n, ठीक है। और इसको यदि हम सॉल्व कर दें तो nth ऑर्बिट में वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है आपकी 2.19 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, और ये अपॉन n मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी के दो रिलेशन आ गए। अच्छा, इससे हमको ये भी दिख रहा है कि जैसे जैसे ऑर्बिट का साइज बड़ा होता जाता है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो कम होती जाती है, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्बिट है उसी में है 2.19 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, है ना, काफ़ी ज़्यादा है इसकी वेलोसिटी। और तो वेलोसिटी जो है वो इस तरह से वेरी करती है n के रिस्पेक्ट में, प्रोपोर्शनल टू 1/n है। तो ये भी नोट करने वाली चीज़ है, ठीक है। तो दो वेरिएबल तो अपन ने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब थर्ड वेरिएबल एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन का है कि नहीं, कि इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी पोजेस कर रहा है हर ऑर्बिट में, है ना, वो निकालते हैं। तो किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होगी En बोल देते हैं, nth ऑर्बिट, वो कितनी हो जाएगी, nth ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी n प्लस पोटेंशियल एनर्जी n, nth ऑर्बिट में उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी nth ऑर्बिट में, हाफ m vn स्क्वायर, है ना, nth ऑर्बिट में उसकी वेलोसिटी। अच्छा, vn अपन यहाँ निकाल चुके हैं, तो ये एक्सप्रेशन जो है वो अपना आ जाता है m⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1/n स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में। वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना, वहीं से आती है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यदि यहाँ से पुल करना है तो हमको पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो कन्वर्सली क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर के आते हैं तो हमको नेगेटिव वर्क करना पड़ा, ठीक है। मतलब यदि दोनों चार्ज सेम होते तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं भाई, हमको चूंकि इसकी फील्ड के अगेंस्ट में पुश करना पड़ता है एक तरह से, तो हमको पॉजिटिव वर्क करना पड़ता है। दो यदि पॉजिटिव चार्ज हैं और दूसरे पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनिटी से ले आए, किसी भी एक पॉइंट तक हम लेकर के आते हैं तो हमको पॉजिटिव वर्क करना पड़ता है, ठीक है। ये दोनों चार्ज नेगेटिव हैं, तो अब इनको एक दूसरे से दूर ले जाने में हमको पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी नेगेटिव है, तो उसको हम, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते थे अपन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, है ना, माइनस मैंने यहाँ पे वैसे ही लगा दिया, ठीक। तो ये कितना हो गया, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बाय Rn, ठीक। अब इसमें Rn की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाता है -me⁴ अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1/n स्क्वायर, ठीक। तो En जो है इन दोनों को हम ऐड कर दें, nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो इतनी हो जाती है, -me⁴ बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1/n स्क्वायर, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल का, क्योंकि एनर्जी लेवल ही डिसाइड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडिएशन कितना एमिट करेगा, है ना, एटम जो है रेडिएशन कितना एमिट करेगा, अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो ये एनर्जी लेवल्स आ गए अपने पास, और ये जो ये ब्रैकेट वाला टर्म है, इसको यदि हम कैलकुलेट कर लें तो ये कितना आता है, तो ये आता है आपका, यहाँ लिख देता हूँ, ये ब्रैकेट वाला टर्म आ जाता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।
तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही एक्सप्रेस रहता है, बट जूल में यदि हमको इसकी वैल्यू निकालनी हो तो इसको बेसिकली ई से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना जो है वो जूल्स में एनर्जी आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ई एन को हम कितना लिख सकते हैं, -13.6 बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये nth एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ये वो हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन जो हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम है जो बोहर मॉडल से आता है उसको डिस्कस करेंगे।